अबे शुरू कर दिया। सॉरी बेटा, एक मिनट। चलो कोई बात नहीं, केला देख लिया आपने खाते हुए। तो एक केला है ना, ये जैसे बनाना, अपने एक हैबिट में लिया हो कि हर चीज का एक साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए। तो जैसे बनाना हमने खाया, हमने मतलब मैंने खाया, तो बनाना का जो साइंटिफिक नेम है वो है मूसा। मूसा इसकी जीनस है, और इसकी जो फैमिली है वो है म्यूसेसी। क्लियर? तो ऐसे आप जो भी चीज खाएं, यूज करें, उसकी आपको फैमिली पता होनी चाहिए, राइट? अब देखिए, जैसे मैं खीरा अभी खाने का प्लान बना रहा हूँ, अभी एक वीडियो बना लूँ फिर खाऊंगा इसे, ठीक है, नमक मिला के। तो ये खीरा है, तो इसकी फैमिली क्या है? कुकुरबिटेसी, राइट? तो जितना भी आप खा रहे हैं ना आजकल, तरबूज वगैरह बिक रहा है, खरबूजा बिक रहा है, ककड़ी बिक रही है, और आपका करेले बिक रहे हैं, परवल बिक रहा है, तो इन सब की फैमिली क्या है? कुकुरबिटेसी। क्लियर? तो कुकुरबिटेसी जो फैमिली है उसका ये मेंबर है खीरा, और इसका साइंटिफिक नेम है कुकमिस सेटाइवस। कुकमिस सेटाइवस। इसी तरीके देखिए, ये मेरे बेटे ने अरबी, इसी तरीके से देखिए ये मेरे पास में अरबी है, अरबी की सब्जी आप खाते हैं, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? कॉलकेसिया। ठीक है? तो इस तरीके से आप जितनी भी चीजें खा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, जीरा यूज कर रहे हैं, धनिया यूज कर रहे हैं, ठीक है? अब जैसे धनिया है, कोरिएंडर कहते हैं आप इंग्लिश में, इसकी फैमिली है अम्बेलिफेरी, राइट? तो आप जो कुछ भी खाएं, जो भी आपको दिख जाए, आपको उसकी फैमिली, अब जैसे अभी हमने मैंगो का पढ़ा, मैंगो का साइंटिफिक नेम पढ़ा मैंगीफेरा इंडिका, फैमिली क्या निकली उसकी? एनाकार्डियेसी। तो आप ये चीजें जरूर याद करें, उसका साइंटिफिक नेम किसी भी ऑर्गेनिज्म का और उसकी फैमिली। ठीक है? अब हमारा टॉपिक है टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होता है, राइट? टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या ये है कि आप देखिए, जैसे आप क्लासिफाई करना चाहते हैं ऑर्गेनिज्म को, तो अब कैसे क्लासिफाई करेंगे? क्या आप दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म देख सकते हैं? नहीं, बहुत मुश्किल है। ठीक है? और मान लीजिए हम जिसको देख रहे हैं वो ऑलरेडी उसकी डिस्कवरी हो चुकी है। चलिए, तो हम टैक्सोनॉमिकल एड्स को पढ़ते हैं। तो हमारे जो टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं वो है सबसे पहले हर्बेरियम। तो आप देखिए, अगर आप बुक में पढ़े तो इसमें दिया हुआ है हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स। तो ये मैं आपको बताता हूँ, ये हर्बेरियम मैंने ही बनाया था, ठीक है? और आप भी बनाइए। हम इसको आप 11th में जब प्रैक्टिकल कराएंगे तो आपको प्रैक्टिकल में ये प्रोजेक्ट देंगे आपको। तो इसमें क्या करते हैं कि हम प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं और लीव्स होते हैं, उसको, लीव्स को या फ्लावर्स को, उसको ड्राई करते हैं, प्रेस करते हैं, और उसको हम एक शीट पे लगा देते हैं, ड्राइंग शीट होती है। ठीक है? तो मैंने खुद किया था। तो हम सुखाते कैसे थे कि जैसे अखबार होता है, अखबार के बीच में लीव्स रख दी, तो लीव्स का जितना भी मॉइस्चर होता है वो अखबार सोख लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट? फिर उसको फेविकॉल की हेल्प से या सेलो टेप की हेल्प से शीट पे चिपका देते थे। तो अब उसमें हम क्या क्या लिख देते हैं? उसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है कि आपने उस प्लांट को, जो लीफ है उसको आपने कहाँ से कलेक्ट किया, या फ्लावर कहाँ से कलेक्ट किया, किसने कलेक्ट किया, किस डेट में कलेक्ट किया, उसका लोकल नेम क्या है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है। मतलब जितनी ज़्यादा आप जानकारी दे सकते हैं दीजिए। ठीक है? तो आपको दिया भी है। तो ऐसे बहुत सारे हर्बेरियम हैं, और उसकी फैमिली भी आप बता सकते हैं, और उसका बॉटेनिकल नेम भी बता सकते हैं। मतलब जितनी आपको इन्फॉर्मेशन है आप सारी दीजिए। क्लियर? तो अगर आप ये जो आपने हर्बेरियम फाइल बनाई है, अब इन हर्बेरियम फाइल को आपने एक पूरा जो मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम हो, जैसे एंजियोस्पर्म के लिए सबसे अच्छा जो मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है दैट इज द बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन है, उसको एक्सेप्ट किया, उसके अकॉर्डिंग आप उसको अरेंज कर दीजिए, या आप कोई भी क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉलो कर सकते हैं। तो उससे एक सिस्टम से रहेगा, तो आप इजीली, जैसे बुक्स होती है ना कैटलॉग, आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो आप इजीली निकाल पाते हैं। तो अगर एक क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अरेंज रहेंगी हर्बेरियम फाइल तो आप इजीली उनको
फाइंड आउट कर सकेंगे। और आप किसी भी प्लांट को देखना चाहते हैं, क्योंकि हर प्लांट को हम खुद नहीं देख सकते, मान लीजिए अमेरिका में कोई प्लांट होता है, इंडिया में नहीं होता, तो अगर उसकी हर्बेरियम फाइल बनी हुई है तो हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट होते हैं बॉटेनिकल गार्डन। तो बॉटेनिकल गार्डन क्या होते हैं, ये लिविंग है। यहाँ पे क्या करते हैं, हम पूरी दुनिया से प्लांट लाकर ग्रो करते हैं। क्योंकि आप देखिए, अगर मान लीजिए आपने हर्बेरियम फाइल देखी तो ड्राइड लीव्स हैं या ड्राइड फ्लावर्स हैं, तो आप ज़्यादा जानकारी नहीं ले पाएंगे। ओके, यू वॉन्ट गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, यू विल गेट वेरी लीस्ट इंफॉर्मेशन। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सूखने के बाद आप देखते हैं सब कुछ तो चेंज ही हो जाता है। मान लीजिए कोई गुलाब है, तो गुलाब जितना फ्रेश अच्छा लगता है, क्या वो सूखा हुआ उतना अच्छा लगेगा? या कोई लीफ है, जितना फ्रेश अच्छी लगती है लिविंग, तो क्या वो उसमें अच्छी लगेगी सूखी हुई? नहीं। तो अगर हम बॉटेनिकल गार्डन में क्या करते हैं कि पूरी दुनिया से हम प्लांट को लाते हैं और वहाँ पर एक जगह ग्रो करते हैं, तो वहाँ पर आके साइंटिस्ट या हम जैसे स्टूडेंट टीचर्स घूमने जाते हैं और वहाँ पे जाके किसी पर्टिकुलर प्लांट की स्टडी करते हैं। तो ऐसे बॉटेनिकल गार्डन है, ये देखिए कलकत्ता में है इंडियन बॉटेनिकल गार्डन, हावड़ा, और नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। तो कभी लखनऊ जाएं तो वहाँ देखें। इसी तरीके से आप देखिए नोएडा में भी एक स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन बॉटेनिकल गार्डन, तो आप वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। और राजनगर में मैंने सुना है, राजनगर सेक्टर 4, वहाँ पे भी एक बॉटेनिकल गार्डन है, तो वहाँ भी आप वेरियस काइंड ऑफ प्लांट देख सकते हैं। इसी तरीके से आप साहिबाबाद जाइए कभी, वहाँ पर राम मनोहर लोहिया पार्क है, तो वहाँ भी मैं एक बार गया था और मैंने बहुत ही यूनिक काइंड ऑफ प्लांट्स देखे थे। तो आप जब भी मौका मिले, यू मस्ट विजिट बॉटेनिकल गार्डन एंड यू मस्ट सी, नॉट सी, ऑब्जर्व द डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट इज म्यूजियम। तो म्यूजियम में क्या करते हैं हम? हाँ, तो नेक्स्ट आता है हमारा म्यूजियम। तो म्यूजियम में क्या करते हैं कि हम इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को और बहुत सारे प्लांट और एनिमल्स को एक सॉल्यूशन में रखते हैं जनरली। ठीक है, और वो जो सॉल्यूशन होता है, जैसे आप हमारी बायो लैब में आइए तो आप देखेंगे बॉटल्स के अंदर यू विल फाइंड लॉट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो वो सॉल्यूशन क्या है? दैट इज द फॉर्मेलिन। ठीक है, तो जो 40% फॉर्मेल्डिहाइड का सॉल्यूशन होता है, दैट इज नोन एज द फॉर्मेलिन। तो उसमें क्या होता है, जो चीज़ें होती हैं वो डिकम्पोज नहीं होती। तो आप देखिए सिंस 2004 आई हैव बीन इन दिस स्कूल, तो बहुत सारे स्पेसिमेन उस टाइम से हमने रखे हुए हैं और उससे पहले से हैं, 20-20 साल हो गए स्पेसिमेन को, बट दे आर सेफ। ओके, और दे नो डिकम्पोजिशन, तो आपको उसमें कोई फाउल स्मेल भी नहीं आएगी। ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे बर्ड्स की बीक्स हैं, चोंच रख रखी है हमने। ठीक है, इस तरह हम बोन्स भी रख लेते हैं, या जो बर्ड्स होती हैं उनके पॉज, पंजे प्रिजर्व करके रख लेते हैं। इंसेक्ट को रख लेते हैं कॉटन में लगा के। ठीक, बोन्स भी रखी जा सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से कुछ बायोलॉजी से रिलेटेड प्लांट्स और एनिमल्स सॉल्यूशन में प्रिजर्व करके रखते हैं या उनको पिनिंग करके रखते हैं, ठीक है, तो ये सब क्या कहलाता है? म्यूजियम कहलाता है। तो बहुत बड़े बड़े म्यूजियम हैं दुनिया में। अब इसके बाद है जूलॉजिकल पार्क। तो जूलॉजिकल पार्क इज जस्ट लाइक बॉटेनिकल गार्डन। आप जानते हैं कि बॉटेनिकल गार्डन हम प्लांट को रखते हैं, तो जूलॉजिकल पार्क में हम नेचुरल स्टेट में रखते हैं एनिमल्स को लाकर, कि पूरी दुनिया से हम वेरियस काइंड ऑफ एनिमल्स वी ब्रिंग और उनको हम एक पार्क में सेफ रखते हैं कि वो अपनी नेचुरल हैबिटेट में रहें। तो ऐसे बहुत सारे जूलॉजिकल पार्क हैं इंडिया में। तो आप देख सकते हैं, आपकी बुक में फिगर भी दिया हुआ है। ये जैसे देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में। तो यहाँ पर ये जितने भी नहीं, यहाँ पर हमारे पास जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है नैनीताल के पास। तो वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर जानवर तो खुले में घूमते हैं, इंसान कैद में रहते हैं। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आप घूमने जाएंगे तो आपको एक पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा और गाड़ी रहेगी जीप जैसी, उसमें आप पूरे जंगल में आपको घुमाया जाएगा और देखेंगे आप लॉयन वगैरह सब, टाइगर, वो खुलेआम घूम रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो आपने बुक के फिगर में देख सकते हैं कि ये राइनोसिरस दिखाया हुआ है, गैंडा, और ये एलिफेंट है और ये लॉयन है। ठीक,
अब इसके बाद हमारा आता है कीज। तो कीज जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कीज is another taxonomical aid used for identification of plants and animals based on the similarity and dissimilarity। किसमें हम प्लांट और एनिमल को आइडेंटिफाई करते हैं उनकी सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी के बेस पर। तो कीज में जो होता है हम एक कंट्रास्टिंग करेक्टर्स के बेस पे करते हैं। तो जो कंट्रास्टिंग करेक्टर्स होते हैं वो पेयर में होते हैं जिनको हम कपलेट कहते हैं, और वो जो कंट्रास्टिंग करेक्टर्स होते हैं उनके बीच में हम चॉइस करते हैं। तो जो हर स्टेटमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, लीड। तो जैसे मैं इसको आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझिए। जैसे आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था 9th में, तो हमने क्या किया स्टार्टिंग में, हमने ये देखा कि ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल है, तो सेल किस टाइप की है, प्रोकैरियोटिक है और यूकैरियोटिक सेल है। क्लियर? तो जिनका प्रोकैरियोटिक सेल था हमने उनका किंगडम क्या बना दिया, मोनेरा, राइट। तो मोनेरा में क्या आ गया, प्रोकैरियोट्स आ गए, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह। फिर उसके बाद जिनमें यूकैरियोटिक सेल था उनको हमने फिर से डिवाइड किया, मतलब हमारी एक और लीड मिल गई। क्या लीड मिल गई कि ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर थे तो प्रोटिस्टा और मल्टीसेलुलर थे तो उन्हें को फर्दर डिवाइड कर दिया था हमने। अब अगर मान लीजिए मल्टीसेलुलर है और यूकैरियोटिक सेल है तो हमने उनको फिर से डिवाइड किया कि सेल वॉल प्रेजेंट है या सेल वॉल अब्सेंट है। सेल वॉल अब्सेंट थी मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक में तो हमने उनका किंगडम बना दिया एनिमेलिया, और सेल वॉल प्रेजेंट थी तो उनको फिर से डिवाइड कर दिया। फिर से कैसे डिवाइड किया कि वो अपना फूड खुद बना सकते हैं नहीं। अब आप सोचिए कोई ऑर्गेनिज्म सेल, मतलब सेल कैसी है, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर है और उनके पास क्या हो गया कि सेल वॉल भी है, 3 कैरेक्टर आ गए। तो हम उनको फर्दर कैसे डिवाइड कर रहे हैं कि उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक है और ऑटोट्रॉफिक। कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक है या हेटेरोट्रॉफिक। तो जिनमें सेल कैसी थी, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर थे, सेल वॉल भी थी। तो अगर हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था उनका किंगडम उन्हें बनाया था फंजाई, और अगर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन था तो उनका किंगडम क्या बना दिया हमने, प्लांटिंग। क्लियर हो गया इस तरीके से। तो आगे अगर हम, ठीक है, और भी देखिए इसी तरीके से अगर हम एनिमल्स में चले जाइए कि जैसे आपका फाइलम, मतलब एनिमल किंगडम में क्या किया हमने, एक फाइलम बना दिया कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा फाइलम में हमने केवल उन मेंबर्स को रखा है जिनके पास नोटोकॉर्ड है। जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं है उनके फाइलम क्या है, अलग है। अब नोटोकॉर्ड को भी हमने क्लास में डिवाइड किया। जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स थी उनकी क्लास हमने क्या कर दी, क्लास मैमेलिया। जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स नहीं थी उनकी क्लास कुछ और कर दी। तो इसी तरीके से आपको जितनी भी कैटेगरीज है, जितने भी टेक्स्ट हैं, आपको हमेशा 2 स्टेटमेंट मिलती रहेंगी कि उसके पास कोई करेक्टर है या नहीं है, या हमें 2 में से एक चॉइस करना पड़ेगा। और दोनों करेक्टर, जैसे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल था, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर था, तो वो दोनों कैरेक्टर्स क्या होंगे, कंट्रास्टिंग होंगे। तो उन कैरेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, कपलेट। और जो स्टेटमेंट है उसको क्या कहते हैं, लीड, राइट। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब जैसे आप देखिए इसमें, देखिए ऑर्गेनिज्म में लंग्स हैं या गिल्स हैं। गिल्स हैं तो क्लास क्या हो गई, पिसीज। लंग्स हैं तो आगे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आगे हमारा क्लासिफिकेशन बढ़ता रहता है लीड के अकॉर्डिंग, और उसमें जो कंट्रास्टिंग करेक्टर्स हैं, इस तरीके से। तो देखिए जो नेक्स्ट हमारा टैक्सोनॉमिकल एड्स है वो है फ्लोरा। फ्लोरा क्या होता है कि जैसे आप किसी एरिया के जो प्लांट्स हैं उनका हैबिटेट, उनका डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया का। जैसे पहले जब मैं एमएससी कर रहा था मेरे पास एक बुक थी, तो उस बुक में था फ्लोरा ऑफ हिमालयन रीजन। फ्लोरा ऑफ हिमालयन रीजन। तो हिमालयन रीजन का जितना भी फ्लोरा, मतलब वहाँ के जो प्लांट्स हैं उनका हैबिटेट क्या है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो वो सब वहाँ का फ्लोरा कहलाता है। फौना होता है अगर आप एनिमल्स देखते हैं किसी एरिया के, तो फ्लोरा मीन्स
फ्लोरा फ्लावर से ले लीजिए, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स ऑफ एनी पर्टिकुलर एरिया, उनका हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन, फौना मीन्स एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज मैनुअल्स। मैनुअल्स क्या होता है, ये किसी पर्टिकुलर एरिया के जो स्पीसीज होती हैं उन सब स्पीसीज के बारे में हमें नॉलेज देता है, ठीक है, उनका आइडेंटिफिकेशन, उनके कैरेक्टर्स वगैरह के बारे में नॉलेज देता है मैनुअल्स। नेक्स्ट इज मोनोग्राफ। मैनोग्राफ क्या होता है, किसी पर्टिकुलर टेक्सा को स्टडी करता है, किसी पर्टिकुलर जीनस को पकड़ लीजिए आप, या पर्टिकुलर जीनस नहीं, फैमिली को ले लीजिए। तो जब आप किसी पर्टिकुलर टेक्सा को स्टडी करते हैं तो दैट इज नोन एज द मोनोग्राफ। तो बेटा ये जो चैप्टर है आपका द लिविंग वर्ड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वेल बिगनिंग इज हाफ डन। और अच्छी शुरुआत करिए आप सब। एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़िए and try to understand each and every word of the book and go through NCERT again and again. This is again I would say this is a Ramayana, okay, so it would be a stepping stone for your bright future. So keep going through NCERT and make your knowledge sound, and all the best my children.